दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज मैं चर्चा करूंगा क्वाड पर। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और यह एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता समूह है और इसमें 4 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगर क्वाड के मकसद या इसके उद्देश्य की बात की जाए तो क्वाड का जन्म इस धारणा से जुड़ा हुआ है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक रीजन है वो मुक्त होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और इसमें सभी को हक होना चाहिए कि ये बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकें। व्यापार और वाणिज्य की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलती रहें। दरअसल क्वाड पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं जिसने इस क्वाड जैसे समूह की आवश्यकता और फिर उसके जन्म का कारण बना। वो कौन से ऐसे कारण हैं, उन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। उस पृष्ठभूमि की चर्चा निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आई थी और अमेरिका के नेतृत्व में ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, ये एक नई दुनिया का एक तरह से एक शुभारंभ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आईं और आपको ये बात अच्छे से पता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो निश्चित रूप से गतिशील है, उसमें स्थिरता बिल्कुल नहीं है और यही बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी लागू होती है। समय बढ़ने के साथ अनेक समीकरण बदलते हैं, शक्तियाँ महाशक्तियाँ हो जाती हैं, महाशक्तियाँ शक्तियाँ भी नहीं रह जाती। ऐसा इतिहास में होता आया है। और देखें तो ये जो अमेरिका के नेतृत्व में जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया था, धीरे धीरे करके एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अनेक भागों में कई देश हैं जो प्रगति करने लगे। उनकी सैनिक क्षमताओं में वृद्धि होने लगी, उनकी आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे करके एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आई। जैसा कि अगर हम इतिहास के पन्नों में नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बहुध्रुवीय व्यवस्था थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। यानी कि बिफोर द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज मल्टीपोलर सिस्टम एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the world was bipolar system and after the end of Soviet Union it became a unipolar world। तो फिर से यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड विश्व व्यवस्था का प्रकटीकरण हुआ। एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आई जिसके अनेक ध्रुव थे। उदाहरण के लिए भारत का उत्कर्ष, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का उत्कर्ष, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका का उत्कर्ष, जापान, जर्मनी जैसे देश जो हैं वो तेज़ी से उभरने लगे और एक तरह से दुनिया बहुध्रुवी व्यवस्था में तब्दील होती हुई नज़र आई। और अगर हम ब्रिक्स या ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की बात करें तो ब्रिक्स दरअसल इसी बहुध्रुवी व्यवस्था का एक फोरम है जहाँ से ये बात और स्पष्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो चीन का भी उभार हुआ, चीन ख़ासतौर पर देखें तो एक ध्रुवीय व्यवस्था में चीन ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। 1949 में 1 अक्टूबर को चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई थी और उसके पश्चात 1976 में माओ नहीं रहे और फिर देंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने तेज़ी से बदलाव किए और चीन दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ चला। और 1978 में ही चीन ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी और चीन की जो राज्य व्यवस्था है वो समाजवादी ढांचे पर आधारित है, जबकि उदारवादी पूंजीवादी
ढांचे पर आधारित उसकी अर्थव्यवस्था है। और ये जो समागम हुआ लेफ्ट और राइट का चीन की अर्थव्यवस्था में, उसने कई चमत्कारिक परिणाम दिए हैं और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चीन की प्रगति हुई है। और जब चीन की प्रगति हुई तो चीन की जो विस्तारवादी जो नीतियां थीं उनमें और तीव्रता आई, और ख़ासतौर पर हमने देखा है कि चीन का जो दबाव है न सिर्फ उसके पड़ोस में बल्कि उस प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ख़ासतौर पर मैरीटाइम जो नेबरहुड था वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला। नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के बारे में बहुत समय पहले कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, उसको मत जगाओ, क्योंकि अगर वो जागेगा तो दुनिया को हिला देगा। और ये बात सच साबित हो रही है कि चीन का जो उभार है, चीन का जो उद्भव है एक बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया की सैन्य और आर्थिक, उसने अनेक जो देश हैं उनके समक्ष नई सामरिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, और भारत भी इसमें अपवाद नहीं है। और सबसे जो ताज़ा जो उदाहरण है, जो हालिया उदाहरण है, वो है गैलवान क्लैशेस, भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो घटनाक्रम हुआ था। तो बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी संप्रभुता का दावा करता है और चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभुत्व सारे देश, सारी शक्तियां स्वीकार करें, और इस तरह से एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है। और इससे चीन के इस दृष्टिकोण के चलते न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, पूर्वी एशिया के अनेक देशों और अमेरिका के जो हित हैं वो तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। इसी कारण से ये क्वाड जैसा समूह जो है, जो फोरम है, वो अस्तित्व में आया, और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर इस फोरम की स्थापना की है। दरअसल क्वाड की अगर बात की जाए तो क्वाड का जो विचार है वो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मस्तिष्क में आया था, और शिंजो आबे ने ही क्वाड का विचार दिया था, और 2007 में। लेकिन 2007 में ये ज़रूर अस्तित्व में आया, किंतु ये बहुत प्रभावी नहीं रहा। दरअसल देखा जाए तो 2017 के बाद से क्वाड महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर चुका है, और अब सारे देश ये मानने लगे हैं, ख़ासतौर पे इसके चारों सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ये मानने लगे हैं कि ये चारों देश जो हैं आपस में ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है, एक ज़रिया है जिसके माध्यम से वो चीन के बढ़ते हुए दुस्साहस का मुकाबला एक साथ कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात बताता चलूँ कि जो 2007 में क्वाड की स्थापना के पश्चात ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सदस्यता वापस ले ली थी, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर था, एक राजनीतिक दबाव था चीन का। और इसी समय चीन और अमेरिका के बीच जो है प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा था, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया फिर से इसमें शामिल हुआ, और बाद में ख़ासतौर पे 2017 के बाद जो क्वाड है वो और मजबूती से उभरा है। अगर देखा जाए तो भारत की जहाँ तक अहमियत है क्वाड की, भारत के लिए क्वाड की अहमियत की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से भारत की हज़ारों मील लंबी जो सीमा है वो चीन से लगती है, और चीन आज तक चीन अनेक जो विवाद हैं वो सुलझा चुका है अपने पड़ोसियों से, लेकिन दुर्भाग्य से उसने भारत के साथ जो सीमा रेखा का विवाद है ख़ासतौर पर उसको उसने उलझा के रखा हुआ है। और चीन का जो इनकर्जन्स हैं, जो चीन की जो घुसपैठ है वो होती रहती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें भारतीय राज्य में, और या जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ पर चीनी घुसपैठ होती रहती है। तो चीन का दबाव लगातार भारतीय सीमा पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है, महसूस हुआ है, और चीन ने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया हुआ है भारत से लगती हुई सीमा पर। इसके अलावा चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत के पड़ोस में
अपनी घुसपैठ कर रहा है। चूँकि चीन के पास पैसा है तो वो पैसा पंप करता है। छोटे छोटे देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, हम उदाहरण के लिए मालदीव को ही लें, और ऐसा करके वो इन देशों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। 2017 में चीन ने जिबूती में अपना एक पहला सैन्य अड्डा भी खोला हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है उसके तहत वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, अपनी रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा सीमा पर भी उसने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऐसे में भारत के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि उसकी सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाए, मजबूती बढ़ाए, बल्कि भारत ऐसे मित्र देशों के साथ भी समूह में शामिल हो जिसमें रणनीतिक तौर पर भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति जैसी जो चीन के जो उपाय हैं उनका वो मजबूती से जवाब दे सके। तो भारत के लिए क्वाड इसलिए महत्वपूर्ण है और इसके ज़रिए भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक जो भागीदारी है वो बढ़ेगी, भारत को रणनीतिक मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी उपाय हैं वो निश्चित रूप से कर सकेगा। तो उम्मीद है क्वाड आपको समझ में आ गया होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर रख सकते हैं। शुक्रिया।